आज 2023 का जैम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉब्लम्स अगेन। ये प्रॉब्लम नंबर 16 है। हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो होता है। तो प्रॉब्लम में कहते हैं सपोज करो डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो नहीं है और ये दे रखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो रो एम। और रो एम क्या है? मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी तो होती है, मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी तो होती नहीं। बट ये बोले मान लो सिर्फ देखने के लिए कि इक्वेशंस आते कैसे। और इसके करस्पॉन्डिंग यदि मैग्नेटिक करंट डेंसिटी जो है वो यदि Jm है तो आपको कर्ल ऑफ E पता करना है। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगा और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ दिस प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी जो है किसी भी वॉल्यूम में से बाहर निकली पर यूनिट टाइम कितनी बाहर निकली, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू योर डाइवर्जेंस ऑफ द करंट डेंसिटी। एग्जैक्टली द सेम थिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ भी करते हैं। और फैराडे लॉ क्या है? फैराडे लॉ वी नो, but this is correct in the absence of any magnetic charge density। और यदि मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी भी हुई तो फिर ये मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा? मॉडिफाई होके हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट k इनटू मैग्नेटिक करंट डेंसिटी। And what is the value of k? I do not know, but I know that divergence of curl of a vector, ये कुछ भी हो, arbitrary vector, so divergence of curl of a vector is necessarily equal to zero, which implies minus del by del t divergence of b plus k और डाइवर्जेंस ऑफ बी दे रखा है तो माइनस डेल डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ बी इज म्यू जीरो इंटू रो एम। और डाइवर्जेंस ऑफ जे एम क्या है? फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन आई नो डाइवर्जेंस ऑफ जे एम इज माइनस एंड ऑल ऑफ दिस शुड एड अप टू जीरो। ठीक है, वो ये तो वही बात हो गई, डेल रो एम बाई डेल टी, डेल रो एम बाई डेल टी, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो क्या हुआ? इंटरेस्टिंग सी बात इतनी सी हुई दैट दिस इंप्लाइज, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि फैराडे लॉ के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी वो मॉडिफाई हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं तब भी तो बिल्कुल आइडेंटिकली आता है, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस डेल ई बाई डेल टी प्लस सम कांस्टेंट इनटू करंट डेंसिटी, व्हिच मींस तो आपको क्या पता करना है? कर्ल ऑफ बी पता करना है, यही तो पता करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। इसको क्वेश्चन को पढ़ने में समय ज्यादा लगता है, सॉल्व करने में कम लगता है। बोले कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है 5 और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर एक साइनोसॉइडल वोल्टेज लगा दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज। उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा क्योंकि साइनोसॉइडल है, मतलब इट इज चेंजिंग विद टाइम, और कुछ कंडक्शन करंट होगा। अब बोले यदि ये दोनों बराबर हैं एट दिस फ्रीक्वेंसी तो ऐसी स्थिति के अंदर उस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी? तो यदि साइनोसॉइडल वोल्टेज लगा रखा है तो एसेंशियली दिस मीन कि आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? आई डिस्प्लेसमेंट इज एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r डेल ई बाई डेल टी करेक्ट। इनफैक्ट ये करंट डेंसिटी नहीं, ये करंट नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी।
और करंट कितना होगा, एरिया से मल्टीप्लाई करना है, जो दे नहीं रखा है। लेकिन हमें कुछ और दे रखा है, वो क्या कि दिस शुड बी इक्वल टू द कंडक्शन करंट। और कंडक्शन करंट कितना होगा, या कंडक्शन करंट डेंसिटी कितनी होगी, दैट विल बी सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। सो दिस इज और ये दोनों दे रखा है बराबर है। यदि ये दोनों बराबर हैं तो सिग्मा E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू epsilon r is given to be 5 epsilon 0 E0, omega is 1 megahertz, so 2 pi into 10 to the power of 6 cos omega t. If these have to be equal at any given time, तो necessary है that sin omega t has to be cos omega t. So वो फैक्टर कट गया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा सिग्मा इज इक्वल टू 5 epsilon 0 2 pi into 10 to the power of 6. So which I can write as multiplied by 4 pi divided by 4 pi, वो 4 pi epsilon 0 हो जाएगा 9 into 10 to the power of 9. This gives me 2 here. This gives me 2.5 upon 9, 10 to the power of minus 3. So this is the conductivity in MKS units. So this is question number 26 from the same paper. एक planar interface of dielectric है और उसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन से सही हैं, और वो स्टेटमेंट किस चीज के बारे में है, regarding electric field, displacement vector and polarization vector. क्या electric field is continuous, displacement is continuous, polarization is continuous or not? तो हमको कुछ बातें मालूम हैं। वो क्या कि यदि डाइलेक्ट्रिक का इंटरफेस है, मतलब दोनों तरफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है और दोनों तरफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ dn is continuous, which means d1n is d2n. What about electric field? Parallel component of electric field, tangential component is continuous. What about polarization vector? We know that p1n minus p2n is equal to bound charge density. So obviously polarization vector की continuity नहीं है। Choices क्या क्या है? Normal component of both D and P are continuous. D is continuous, P is not continuous. Normal component of both D and E are discontinuous. E is discontinuous, D is not discontinuous. Continuous है। Normal component of D is continuous, P is discontinuous. D is continuous, P is discontinuous, correct statement. And normal component of both E and P are continuous. This is also a wrong statement. आसान सा सवाल है, not a very good question. ठीक है. There is one more question from this paper on an LC circuit. L और C की वैल्यू दे रखी है और ये पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आसान सी बातें हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू 503 हर्ट्ज। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है इस केस के लिए? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 upon root LC. So this becomes 1 upon root 25 into 10 to the power of minus 3 into 4 into 10 to the power of minus 6. And this is omega. So F भी निकाल सकते हैं इससे। फिर ये पूछते हैं the impedance at 1 kilohertz is 15 ohm. Now impedance is ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू चाहिए, वो दे रखी है कि एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी क्या वैल्यू है।
एंड थ्रू आउट जब ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है 1 किलो हर्ट्ज और वट एवर, आई एम अज्यूमिंग इट इज एफ, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सो पहले वाले सवाल में भी फ्रीक्वेंसी पूछी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं। At a frequency of 200 hertz, the voltage lags the current in the circuit. अब वोल्टेज लैग करेगा या लीड करेगा, ये उस पर निर्भर करता है कि XL minus XC, if this is greater than 0, voltage leads. If it is less than 0, voltage lags. क्योंकि कैपेसिटिव जब होता है तो वोल्टेज लैग करता है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी एंड टू इट। एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 700 हर्ट्ज द वोल्टेज लैग्स द करंट इन द सर्किट। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ये पूछ रहा है क्या वैल्यू आएगी। यदि एक बार आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता कर ली तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे करना वैसे ही बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा जैम 2023 के अंदर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 60। ये क्वेश्चन हम अभी नहीं कर रहे, आपको कमेंट्स के अंदर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लैप्लास इक्वेशन वगैरह पढ़ा था, उसी वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा था। एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इसलिए इसको अभी हम रिपीट नहीं करेंगे। लाइक आई सेड, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे देंगे।